सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। हाँ, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत करता हूँ, पुनः अभिनंदन करता हूँ। और हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए आपको फिर हिंदी साहित्य की जो विभिन्न प्रकरणों पर जो अध्ययन श्रृंखला चल रही है, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और MA के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी साहित्य के जो सिलेबस है महर्षि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उस सिलेबस के अनुसार, उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम प्रतिदिन आपके बीच में सिलेबस के अनुसार कोई न कोई प्रकरण आपके बीच में रख रहे हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं BA तृतीय वर्ष के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है, उसके अंदर हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद। इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया, हमने जो आपके सामने रखा, वो प्रगतिवाद का था। प्रगतिवाद के बाद पुनः प्रयोगवाद आता है। हिंदी साहित्य में जो काव्य धाराएं चली वो निरंतर श्रृंखलाबद्ध चली और प्रगतिवाद के बाद सीधा हम प्रयोगवाद की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि प्रगति में हमने एक चीज देखी, चाहे दया, करुणा, ममता या दुख, पीड़ा, किसी कोई भी स्थिति हो, उसको कवियों ने सौंदर्यानुभूति के तहत रखा। यानी कवि ने उन सारी मनुष्य की, चाहे कैसी भी प्रवृत्ति, किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, सभी तरह की परिस्थितियों को कवियों ने सौंदर्य की अनुभूति की, सब में सौंदर्य की अनुभूति की, यानी सौंदर्य की अनुभूति करके सबको प्रस्तुत किया। तो आइए अगले श्रृंखला में हम देखते हैं हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद। अब प्रयोगवाद क्या है? सबसे पहले हम इस शब्द पर गौर करेंगे कि प्रयोगवाद, ये जो प्रयोगवाद शब्द है, ये दो शब्दों से बनकर यौगिक शब्द है। तो एक ये प्रयोग और ये वाद, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर ये पूरा शब्द बनता है प्रयोग जो शब्द है, ये पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। प्रयोग हमेशा विज्ञान के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया है ना? ये विज्ञान से संबंधित है प्रयोग शब्द। और वाद का मतलब होता है उपदेश, है सिद्धांत, जो उद्देश्य है। प्रयोगवाद का वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? ये हम सिद्धांत, है ना, इसको सिद्धांत भी कह सकते हैं, सिद्धांत, ठीक है। तो प्रयोगवाद का वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, इसका उद्देश्य क्या रहा है? प्रयोगवाद शब्द ये नहीं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही हो। प्रयोग जो शब्द है हमारे जीवन की सार्वभौमिक प्रक्रियाओं में शामिल है। हमारे जीवन की प्रत्येक परंपरा, प्रत्येक पक्ष में प्रयोग शामिल है, वैज्ञानिक स्तर पर, है ना। वाद चलते रहते हैं, उद्देश्य और सिद्धांत यानी सभी विषयों में होते हैं। तो प्रयोगवाद जो शब्द है ये सार्वकालिक है, यानी सार्वभौमिक है, यानी सभी विषयों में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ हम जो अध्ययन करेंगे वो हिंदी के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। हिंदी के परिप्रेक्ष्य में प्रयोगवाद जो शब्द है, इसको काव्यात्मक रूप में किस प्रकार कवियों ने ढाला, यानी प्रयोगवाद की जो परिस्थितियां हैं, जो प्रयोगवाद की जो काव्य धारा है, उसमें कवियों ने क्या नया जोड़ा और हिंदी के नई काव्य धारा किस रूप में बनी, इस सारी चीजों को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। तो हम ये मानते हैं ये विज्ञान से संबंधित था। अब देखिए सर्वप्रथम ये देखते हैं प्रयोगवाद की जो प्रारंभिक भूमिका से संबंधित। अब हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य धारा में
काव्य धारा में प्रयोगवाद ठीक है, हिंदी काव्य धारा में प्रयोगवाद। अब हिंदी की जो काव्य धारा है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत है, हिंदी काव्य सृजन के अंतर्गत प्रयोगवाद एक आंदोलन चला, एक क्रांति चले, प्रयोगवाद की काव्य धारा शामिल हुई। मैंने सर्वप्रथम इसकी परिकल्पना 1941 में शुरू हो गई थी, प्रगतिवाद के तुरंत बाद, यानी 1941 में इसकी परिकल्पना शुरू हो गई और इस परिकल्पना को बनते बनते हमारे हिंदी के मूर्धन्य कवि, मूर्धन्य विद्वान हीरानंद बादशाह लगे, हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह लगे, यानी जिनका हिंदी साहित्य में जो प्रसिद्ध नाम है वो अज्ञे जी है ना। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि अज्ञे प्रयोगवाद के जन्मदाता थे। इस प्रयोगवाद को लाने वाले कौन थे? ये जन्मदाता है अज्ञे। अज्ञे जी इस प्रयोगवाद के जन्मदाता है ना। और दूसरी बात, प्रयोगवाद को जब सर्वप्रथम अज्ञे जी ने इसकी परिकल्पना की प्रयोगवाद में हिंदी साहित्य के अंतर्गत, ये इसके जन्मदाता कहे जाते हैं। और 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह निकला, तार सप्तक नामक 1943 में तार सप्तक एक काव्य संग्रह निकला। तार सप्तक के नाम से काव्य संग्रह निकला 1943 में। तार सप्तक का प्रयोग, वो तार सप्तक एक ग्रुप बनाया गया, समूह बनाया गया, जिसमें 7 कवियों का समूह था। 7 कवियों के समूह को लेकर, यानी उस दौर के नए चिंतन करने वाले, नए प्रवृत्तियों को काव्य धर्मिता में लाने वाले हैं, नए प्रतीक, नए बिंबों के माध्यम से बात को कहने वाले 7 नए कवियों के समूह था, उसको तार सप्तक कहा। और इसका जो गठन किया था 1943 में, किसने? अज्ञे जी ने। और तार सप्तक के जो 7 कवियों के सर्वप्रथम पहला जो काव्य संग्रह निकला था 1943 में। हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रयोगवाद की जो धारा है वो 1943 में तार सप्तक से प्रारंभ मानी जाती है। समझे? तार सप्तक से प्रारंभ मानी जाती है। तार सप्तक का मतलब होता है ऐसे 7 कवियों का समूह जो एक नए दृष्टिकोण से, एक नए प्रयोग से, नवीन उपमानों को लेकर काव्य रचना करने वाले थे। ऐसे कवियों का समूह था जो 1943 में तार सप्तक के रूप में बना। और इस तार सप्तक के समूह में जिन कवियों की कविताएं संग्रहित की गई थी वो तार सप्तक के नाम से काव्य संग्रह आया था। उसमें सर्वप्रथम प्रयोगवाद से संबंधित कविताएं देखने को मिली, काव्य रचना। यानी तार सप्तक के जो कवि थे उनसे सृजित जो कविताएं थी उनका काव्य संग्रह था। उनका काव्य संग्रह जब पढ़ा गया तो उन कविताओं में प्रयोगवाद था, यानी वो कविता सारी प्रयोगवादी काव्य धारा से संबंधित थी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अज्ञे जी प्रयोगवाद के जन्मदाता थे। 1943 में तार सप्तक का गठन किया गया। तार सप्तक प्रथम केवल तार सप्तक बना। और इसी जो तार सप्तक के जो 7 कवि थे, अगर उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ नॉलेज लेते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं, तो हम मान लेंगे इसको इस तरह। मान लो 1943 में तार सप्तक। तो मैं आपको छोटी ट्रिक देता हूँ। तार सप्तक यानी 7 कवियों को
क्योंकि ये तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, तो ये इस तरह तार सप्तकों की संख्या चलती गई। तो तार सप्तक के जो कवि थे, अगर एक छोटी सी पंक्ति लिखूंगा उस आधार पर उन कवियों का नाम हम याद रख सकते हैं। यानी मुक्ति नेमी राम प्रभाकर, यानी मुक्ति नेमी राम प्रभाकर, मुक्ति नेमी राम प्रभाकर, भारत गिरिजा आज्ञे, और ये लाइन है पूरी, भारत गिरिजा आज्ञे। ये पूरी लाइन है। अगर इस लाइन को, इस पंक्ति को हम याद रख लेते हैं, इस पंक्ति को हम याद रख लेते हैं, मुक्ति देवी राम प्रभाकर भारत गिरिजा आज्ञे, ठीक है ना। इस पंक्ति को याद रखें तो यानी कह सकते हैं कि तार सप्तक, ये तार सप्तक की कवि है, तार सप्तक 1943। अब देखिए एक एक का नाम हम पूरा नाम लिखते हैं। तो यहाँ अगर नाम लिखेंगे तो मुक्ति बोध हो जाएगा ना, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध कवि का नाम आ गया, ठीक है ना। इसका नाम लिखेंगे नेमी चंद्र, नेमी चंद्र, ये जैन कवि थे, ठीक है ना। नेमी चंद्र, रामविलास शर्मा, राम का मतलब है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, ठीक है ना, रामविलास शर्मा। उसके बाद प्रभाकर, ये प्रभाकर जो है, अगर इनका नाम लिखें तो प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे, ठीक है। भारत भूषण, भारत भूषण, और गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, और ये आगे है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर देखा जाए 7 कवियों के नाम है, मुक्ति बोध, नेमी चंद्र, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण, गिरिजा कुमार माथुर, आज्ञे। तो 7 कवि में 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 कवियों का एक समूह बना। और क्या बना, इन 7 कवियों ने क्या बनाया, तार सप्तक, इनसे मिलकर तार सप्तक बना, है ना, जो 1943 में बना, 1943 ईस्वी में, ठीक है। और इसके यानी तार सप्तक का जो गठन करने वाले थे, अध्यक्ष थे, है ना, वो थे आज्ञे, इसके मानो एक तरह से अध्यक्ष थे। आज्ञे ने इसको निर्मित किया था, आज्ञे के आदेश पर। तो मुक्ति बोध, नेमी चंद्र, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माथुर, भारत भूषण, गिरिजा कुमार माथुर, आज्ञे, ये तार सप्तक के कवि कहे जाते हैं 1943 में, ठीक है ना। और इसी 1943 में आज्ञे के माध्यम से ही प्रयोगवाद शब्द निकल कर आया। क्या आया, प्रयोगवाद शब्द, क्योंकि ये सारे कवि प्रयोगवादी थे,
प्रयोगवाद। यहाँ से प्रयोगवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में। आप देखिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब प्रयोगवाद में क्या है, नई संभावनाएं, नए विषय, नई शैली है, नए प्रतिमा, नई उपमाएं, जो नवीन, बिल्कुल नवीन है, उनको माध्यम बनाकर, उनको आधार बनाकर एक नई शैली की कार्य रचना की जो धारा चली, वो प्रयोगवाद कहलाए, है ना। क्या कहलाए वो? प्रयोगवाद कहलाए। यानी नए नए कवियों द्वारा कविता में नए नए प्रयोग करके एक नई शैली की, नई विचारधारा की जो कविता लिखी जाने लगी, ये ऐसा दौर था। उसी दौर को क्या कहा जाने लगा? प्रयोगवादी काव्यधारा। ठीक है ना, प्रयोगवाद कहा जाने लगा। अब आते हैं थोड़ा सा इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रयोगवाद काव्यधारा की, प्रयोगवादी काव्यधारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं, वो क्या है ना। ठीक है, उसका हम अध्ययन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। अब हमारा जो बिंदु होगा वो होगा प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, इस बिंदु पर हम बात करते हैं प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं। क्या क्या कहा इसमें? प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं कौन कौन सी रही? मेरे विद्यार्थियों, एक एक विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बिल्कुल नए अंदाज की काव्यधारा है, बिल्कुल नई विचारधारा की, नई शैली की काव्यधारा है। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैं एक एक बिंदु लिखता जाऊंगा, आप एक एक बिंदु पर ध्यान देंगे। पहला बिंदु हम देखते हैं अहमवादी व्यक्तिवाद। अहमवादी व्यक्तिवाद, ये जो पहला बिंदु है, इसका मतलब क्या है? अहमवादी व्यक्तिवाद। इसमें क्या है? प्रयोगवादी जो काव्यधारा है, प्रयोगवादी जो कवि है, उनके द्वारा जो काव्य सृजन किया गया, उस काव्य सृजन में एक चीज ये देखने को मिलती है, काव्य यानी प्रयोगवादी काव्यधारा, प्रयोगवादी जो कविताएं हैं, उनमें अहमवादी व्यक्तिवाद का प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो अहमवादी व्यक्तिवाद का मतलब होता है समाज, व्यक्ति, खींच, कुंठा, झुंझलाहट, यानी व्यक्ति के, देखो जो व्यक्ति के अंदर खींच है, खींच, कुंठा, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, जो व्यक्ति की ये आंतरिक दोष हैं व्यक्ति के, है ना। यानी अहमवादी व्यक्तिवाद, इसमें क्या है? खींच, कुंठा, झुंझलाहट, व्यक्ति के इन चीजों को इन प्रयोगवादी काव्यधारा में शामिल किया गया, इन्हीं को केंद्र बनाया गया। कहने का मतलब है व्यक्ति की जो खींच है, कुंठा है, नैराश्य है, झुंझलाहट है, इन प्रवृत्तियों, मनुष्य की इन प्रवृत्तियों को ही इन कवियों ने अपनी कविता का केंद्र बिंदु माना। वो मनुष्य की कोमल भावनाएं, आशावादिता और कोमल भावनाएं, है ना, इनसे वे दूर रहे। इस तरीके के मतलब कहने का मतलब है अहमवादी व्यक्ति अपने अहम को दिखाना चाहता है, अपने अहंकार का प्रदर्शन इन काव्यधाराओं में देखने को मिलता है।
अब दूसरी विशेषण जो देखने को मिलेगी नग्न यथार्थवाद। दूसरा है नग्न यथार्थवाद। नग्न यथार्थवाद। आप देखो जो यथार्थवाद है जीवन का जो यथार्थवाद, जीवन की जो वास्तविकता है उसका नग्न प्रदर्शन इन काव्यधारा में देखने को मिलता है, कविताओं प्रयोगवादी कविताओं में देखने को मिलता है। कहने में मतलब है कि अश्लीलता अस्वस्थता, अश्लीलता अस्वस्थता, नग्न प्रदर्शन का जो यथार्थवाद है वो इस प्रयोगवादी कविताओं में देखने को मिलता है। अश्लीलता, इसमें अश्लीलता है, अश्लीलता, नग्नता, नग्नता, बेशक, बेहयाई, यानी ऐसी जो भावना है वो उसका यथार्थवाद चित्रण इसमें किया गया प्रयोगवादी काव्यधारा में, प्रयोगवादी कविताओं में। ठीक है, अब देखिए मतलब इसमें दूसरी बात है, इसमें जो भावना शब्द है ना, भावना, भावना और कल्पना, सौंदर्य, इनका बिल्कुल भी इसमें चित्रण नहीं किया। भावनात्मक या भावात्मक काव्य नहीं है ये तो यथार्थ है, स्पष्ट सपाट है, जो समाज में दिखा उसी को यथार्थवादी मतलब वास्तविक रूप से प्रदर्शन कर दिया, उसका चित्रण कर दिया, है ना, इस तरह की काव्यधारा है। ठीक है ना। तीसरा विशेषता देखते हैं हम, अति बौद्धिकता। ये तीसरी जो विशेषता है वो है अति बौद्धिकता। अति बौद्धिकता, अति बौद्धिकता, ठीक है ना। क्या है अति बौद्धिकता? नाम से पता चल रहा है ज्यादा, कहने का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंस, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझना, अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझना, है ना। यानी इसमें इंटेलिजेंसी को, अति बौद्धिकता को विनाश का कारण बताया है। तो कवि कहते हैं कि अति बौद्धिकता के कारण इस काव्य में क्या आ गई? नीरसता, नीरसता आ गई, शुष्कता आ गई, है ना। कोमल भाव, सौंदर्य, प्रेम भाव, है ना, इनका बिल्कुल काल पड़ गया इस काव्यधारा में, और यानी अत्यंत बौद्धिकता से काव्य रचना की जाने लगी, जिसमें क्लिष्ट शब्दों को प्रयोग किया जाने लगा, है ना। तो अति बौद्धिकता के कारण ऐसी काव्यधाराएं आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, और ऐसी काव्यधारा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी जो अति बौद्धिकता के साथ जो काव्यधारा जो कविता लिखी गई वो नीरस हो गई, शुष्क हो गई, यानी नीरसता छा गई, शुष्कता छा गई काव्य। ठीक है ना। इस काव्य में हृदय की कोमल भावनाओं का अवहेलना हुई। इस काव्य में प्रयोगवादी जो काव्य है, इसमें जो हृदय की जो कोमल भावना है ना, सुकुमार भावनाएं, है ना, जो व्यक्ति के हृदय को आकर्षित करती है, व्यक्ति के उसके जीवन चरित्र को आकर्षित करती है ना, ऐसी जो कोमल भावना है उनकी अवहेलना की गई, इसमें अति बौद्धिकता में। ठीक है ना। अब उसके बाद अगली विशेषता देखेंगे हम। अगले विशेषता के रूप में नए उपमान, जैसे नए उपमान। आप देखिए इस तरह की जो काव्यधारा है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे उपमान कविता सृजन में प्रयोग में लिए गए, काव्य रचना में कविता को जब लिखते समय ऐसे ऐसे उपमानों, नवीन उपमानों का प्रयोग होने लगा, नए नए उपमानों का, नए नए प्रतीकों का प्रयोग होने लगा, है ना। जो प्राचीन यानी पूर्ववर्ती जो कवि थे, भक्ति काल में जो कवि थे, आदि युग में थे, आधुनिक काल में थे, है ना, उनमें यानी एक सकारात्मक प्रतीक,
एक सजीव प्रतीकों के माध्यम से बात कही जाती थी पहले बिंबों के माध्यम से। जो सजीव बिंब और सजीव प्रतीक जब प्रयोग होते थे तो कविता में सुकोमलता आ जाती थी। लेकिन यहाँ जो प्रयोगवादी काव्यधारा है इसमें उनसे हटकर एक नए उपमानों का नए प्रतीकों का प्रयोग किया जाने लगा। अब जैसे मान लो कोई नायिका अगर गुस्से में थी, है ना, तो अंगारे जैसी आंखें लगना, है, गुस्से में थी तो खूबसूरत लगना, तो मतलब इस तरह की बात तो पहले वाले कवि करते थे। लेकिन जब गुस्से के रूप में किसी नायिका को देखा जाता है तो आज का प्रयोगवादी कवि उसके बारे में लिखेगा कि चेहरा ऐसे लग रहा है मानो जलता हुआ स्टोव। ये जलता हुआ स्टोव में नहीं, ये आधुनिक उपमान है, ये नवीन उपमान है। किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जाए तो उसका जो नायिका का जो तन है, नायिका की जो शारीरिक सुंदरता है वो ऐसे लग रही है जैसे चिरी हुई कोई साफ सुथरी, जैसे चिरी हुई लकड़ी के समान कोमल काया वाली, यानी झरझरी काया वाली। तो इस तरह के जैसे उसका रोना या उसका तेज बोलना, आग उगलना, स्टोव की तरह भभकना, ठीक है ना, स्टोव की तरह। चिंता व्यक्ति के लिए आज के कवि क्या प्रयोग करेंगे, सिगरेट की तरह जल रहा है, इस तरह। तो ये नवीन उपमान है। आज के प्रयोगवादी काव्यधारा इन व्यक्तियों के लिए नए उपमानों का प्रयोग करके जो कविता लिखी गई वो इस प्रयोगवादी काव्यधारा का मुख्य विषय है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा निराशावाद। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और पांचवा विशेषता हमारी क्या है, निराशावाद। तो प्रयोगवादी काव्यधारा कैसे रही, बिल्कुल नैराश्य की स्थिति में रही, यानी निराशावाद रहा। ये कवि निराशा के कोरों से हमें, निराशा के घनघोर कोहरे से हमेशा घिरे रहते थे। इनके मन में आशावाद नहीं था या आशा के प्रति अग्रसर नहीं थे, किसी आशा की ओर अग्रसर नहीं थे। ये चारों तरफ निराशा के मोटे कोहरे से हमेशा छुपे रहते थे, घिरे रहते थे, है ना। तो नैराश्य की स्थिति थी, यानी जीव जगत के प्रति निराशावादी थी, इस संसार के प्रति, प्राणियों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, है ना। जीव और जगत, प्राणी और संसार, इसके प्रति वो बिल्कुल भी आशावादी नहीं है। कौन, प्रयोगवादी कवि, प्रयोगवादी काव्यधारा, ये निराशावादी है। अब है सामान्य विषयों को महत्व। सामान्य विषयों को महत्व क्या है, इस सामान्य विषयों को अब देखिए इसमें भी कोई बात है, नए प्रतिमान का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कोई बात है। आज के युग में या आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जो भी प्रतीक के रूप में अगर हम देखें तो नवीन वस्तुओं को प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। उसका बड़बड़ाना जैसे बर्तनों का बजना, है ना, उसका बड़बड़ाना जैसे बर्तनों का बजना। तो नए प्रतीक, जो नए सामान है, सामान्य विषय है हमारे जीवन शैली के, उन जीवन शैली के सामान्य विषयों को इन कवियों ने अपने कविता का आधार बनाया और अपनी कविता में उनका प्रयोग किया, ठीक है। और अंत में देखते हैं उनकी जो अंतिम विशेषता क्या है, अलंकार, यानी भाषा। भाषा कैसे है, भाषा
तीनों देख लेते हैं। अलंकार, छंद। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा कैसे है। इस युग की भाषा कैसे रही? इस युग की जो भाषा रही खड़ी बोली रही। खड़ी बोली में ये काव्य रचना करने लगे। खड़ी बोली इनका मुख्य आधार था। खड़ी बोली में नए नए शब्दों का प्रयोग करना इन कवियों की प्रयोग धर्मिता थी, है ना। तो भाषा सरल थी, सुबोध थी और खड़ी बोली थी। अलंकार, इन भाषाओं में कोई किसी भी प्रकार का अलंकारिकता नहीं थी, यानी बिल्कुल अलंकार नहीं थे। कहने का मतलब है ये मुक्त छंद में लिखी जाने वाली, मुक्त छंद में और गद्य शैली में लिखी जाने वाली कविताएं, इनकी जो शैली है वो मुक्तक शैली है। सॉरी, मुक्तक छंद नहीं है, इसको थोड़ा छंद के बारे में पढ़ेंगे जब देखेंगे, है ना। मुक्तक शैली में, मुक्तक शैली में इन्होंने काव्य रचनाएं की। अलंकार अलंकारों का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। जैसे रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है। बस रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, बस ये कुछ अलंकारों का प्रयोग किया जाने लगा। छंद, ये मुक्त छंद की रचनाएं हैं, यानी छंद विधान नहीं था। मुक्त छंद शैली में लिखा गया। मुक्त छंद में ये कविताएं लिखी जाने लगी, है ना। आप देखिए, तो इस प्रकार प्रयोगवादी का धारा विशेषता के बारे में हमने एक करके अध्ययन किया, है ना। और देखते हैं कि अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि प्रयोगवादी जो कवि थे वो थे आज्ञे जी थे, मुक्तिबोध थे, गिरिजा कुमार माथुर थे, रामविलास शर्मा थे, है ना। और भवानी प्रसाद थे और नरेश मेहता थे, धर्मवीर भारती थे। यानी भवानी प्रसाद का जो गीत फरोश है वो बहुत प्रसिद्ध काव्य रचनाएं इनकी। और आगे मुक्तिबोध तो रूबानी एनपीसी के जनक माने जाते हैं। और आज्ञे जी ने हरिदास पर, क्षण भर, बावरा, अहेरी, है ना, इस तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी हैं जो इसी प्रयोगवादी का धारा का प्रमुख काव्य हैं। और कुछ रामविलास शर्मा जैसे गिरजा कुमार माथुर ने लिखा नाश और निर्माण का रचना, है ना। तो इन्होंने ये विभिन्न कवि हुए, ये प्रयोगवादी कवि हुए जिन्होंने विभिन्न काव्य रचनाएं लिखकर इस काव्य धारा को कुछ समय के लिए चलाया। बसंते काव्य धारा ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, कुछ वर्षों में इसका लोप हो गया, इसका अंत हो गया। क्योंकि इस विचारधारा व्यक्ति को निराशा की ओर ले जाती थी। व्यक्ति की जो भावना है, जो कोमल भावना है, उनका इस काव्यधारा ने बिल्कुल अंत कर दिया था कि ये ज्यादा टिक नहीं पाई। और कविता का जो रूप है वो आगे बढ़ गया नई कविता काव्यधारा के रूप। तो नई कविता का जो वीडियो है हम कल लेकर आएंगे। आज हम इतना ही, नमस्कार।